दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7.9 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से सिर्फ 2775 लोग ही ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं और बाकी 68.9 करोड़ लोग वो है जो गरीब है या फिर मिडिल क्लास से हैं। यानी ये जो 68.9 करोड़ लोग हैं जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन है, इसी को कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड। फॉर्च्यून लाइज बॉटम इन द पिरामिड। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना पिरामिड का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है ग्रोथ की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला केचप कौन सा है? नहीं, वो किसान नहीं है, वो है टॉप्स, क्योंकि टॉप्स को हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। और ऐसे ही कुछ कहानी है मीशो की। एक रीसेलिंग ऐप आज की डेट में 30,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को टच कर गया है। और ये सारी चीज़ें हुई कैसे मीशो के साथ? मीशो की शुरुआत 2015 में विदित आट्रे और उनके फ्रेंड संजीव बर्नवाल ने मिल के करी थी। ये दोनों के दोनों IIT पास आउट्स थे। मजे की बात यह है कि स्टार्टअप शुरू किसी और आइडिया से हुआ था, लेकिन बन कुछ और गया। तो ये 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक आखिर पहुंची कैसे? इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ों का हाथ है? तो पहली चीज़ है कम्युनिटी इकोसिस्टम। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इन्होंने बेसिकली दो कम्युनिटीज पकड़ी और उन पे अपना सारा फोकस डाला। पहली कम्युनिटी उन लोगों की जो कि अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, सेलिंग का, सेलर बेसिकली। और दूसरी कम्युनिटी इन्होंने पकड़ी वुमेन की। तो सेलर्स के अंदर दो प्रॉब्लम्स इन्होंने आइडेंटिफाई करी जो सेलर्स को आती है। सबसे पहले तो इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अमेजोन भी तो है, लेकिन अमेजोन के अंदर इतना टफ कंपटीशन है कि हर बंदा वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाता। और दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने देखी कि उनके पास सप्लायर नहीं है, अच्छे सप्लायर नहीं है। वो बिजनेस कर भी पा रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सप्लायर अच्छा माल नहीं भेजता और आगे से कस्टमर उनको गालियाँ बकता रहता है। इसके अलावा उन्होंने वुमेन के ऊपर क्या फोकस किया? उन्होंने वुमेन की भी दो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। पहले की वुमेन की ना एक्चुअली में कोई आइडेंटिटी नहीं हमारे देश में। यहाँ पे मैं कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में देखो, गांव कस्बों में देखो, तो एक्चुअली में वहाँ पे वुमेन की कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है वुमेन की। और दूसरी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा इनकम। बहुत सारे ऐसे वुमेन होती है जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है और उस टाइम को वो यूटिलाइज भी करना चाहती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमाना चाहती है। बहुत सारी ऐसे वुमेन है जो अकेली घर चला रही है, उनको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो ये दो प्रॉब्लम इन्होंने पहले वुमेन की आइडेंटिफाई करी और दो प्रॉब्लम इन्होंने सेलर की आइडेंटिफाई करी। और इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड किया। आज की डेट में मीशो पे जो 70% सेलर्स है ना, वो वुमेन है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है ईज ऑफ सेलिंग। आप किसी वुमेन को बोलोगे ना कि आप अमेजोन पे FBA बन जाओ, अमेजोन पे आप सेलिंग करो, तो उनके लिए बहुत टफ है करना। लेकिन एक वुमेन के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करना, सेलिंग करना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली। सो वुमेन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया कि वुमेन और बाकी लोग जितने भी सेलर्स हैं वो सब लोग आराम से व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू भी प्रोडक्ट को सेल कर पाए और पैसे कमा पाए। और मज़ेदार बात यह है कि ना सिर्फ वुमेन का फायदा हुआ, यहाँ पे मीशो के थ्रू बहुत लोगों का फायदा हुआ है। कैसे? क्योंकि देखो, इतने सारे लोग, इतने सारे वुमेन पार्टिकुलरली जब आई प्लेटफॉर्म पे, तो इन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी। उसके साथ साथ उनकी एम्पावरमेंट हुई और उनकी अपनी आइडेंटिटी बनी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो बाकी लोग हैं, जो मेन सेलर्स है, वो उन वुमेन्स को देख के बहुत इंस्पायर हुए कि यार ये एक लेडी इतना आराम से इतना बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर पाई मीशो पे, तो भाई हम भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ। तो ये कम्युनिटी का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया मीशो ने। अगली स्ट्रैटेजी है जीरो कमीशन मॉडल। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, मिंत्रा देख लो, अमेजोन देख लो, हर जगह पे कमीशन लगता है सेलर्स को कोई भी चीज सेल करने के लिए। लेकिन मीशो पे कोई कमीशन नहीं लगता, जीरो कमीशन। भाई कमीशन से ना थोड़ी ऊपर बढ़ जाओ, और भी तरीके हैं कमाने के। तो आखिर मीशो पैसे कैसे कमाता है? सबसे पहला तरीका है शिपिंग। जो भी लोग मीशो के ऊपर अपना सामान बेचते हैं तो उनका जो शिपिंग है वो मीशो कंट्रोल करता है। मतलब एक कैटलॉग से प्रमोट करी प्रोडक्ट्स उन्होंने ऑर्डर करे, तो वहाँ पे आपको जो अर्निंग करनी थी वो तो आपकी हो गई, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो उन लोगों तक मीशो पहुँचाता है। तो वहाँ पे जो शिपिंग चार्ज मीशो लेता है, तो वो इतना बल्क में शिपिंग करता है, तो वहाँ से भी उनको काफ़ी पैसे बच जाते हैं। वो भी उनका एक रेवेन्यू सोर्स है। दूसरा तरीका है एडवर्टाइजिंग। जितने भी सप्लायर्स मीशो के ऊपर है, जितने भी सेलर्स मीशो के ऊपर है, वो उनसे एडवर्टाइजिंग फी लेता है। उनको कहता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऊपर रैंक करवाना चाहते हो तो आप हमें पैसे दो। अगर आपको ज़्यादा प्रमोट करवाना है अपना प्रोडक्ट तो आप हमको एडवर्टाइजिंग फी दो। उनसे एक एडवर्टाइजिंग फी लेता है मीशो। तो ऐसा करता क्यों है? इससे होता क्या है कि जितने भी सेलर्स मीशो पे है ना, उनको उनके प्रोडक्ट ज़्यादा दिखते हैं जिन्होंने एडवर्टाइज करवा रखे होते हैं। तो
तो वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मीशो का तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो क्या है? तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो है पेनाल्टी। मीशो पेनल्टी से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। कैसे? बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो टाइम पे माल नहीं पहुंचा पाते, खराब माल पहुंचा देते हैं, तो मीशो उस पर पेनल्टी डालता है और उस पेनल्टी से भी इनकी इनकम होती है। और इसके अलावा मीशो के और भी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या मीशो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि अभी तक तो लॉस में है। मीशो की प्रॉफिटेबिलिटी का सीन जानना है ना, वेल उसको समझने के लिए अगली स्ट्रैटेजी समझो, सेलर सेंट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है सेलर सेंट्रिक? मतलब सेलर के फेवर में, सेलर के हित में प्लेटफॉर्म बनाया। जो लोकल सेलर्स हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने आइडेंटिफाई करी। पहला, शिपिंग की। अगर वो अमेजोन पे नहीं बेच रहा, नॉर्मल लोकल सेलर्स है, तो शिपिंग की प्रॉब्लम है। दूसरी, सप्लायर की। उनको सप्लायर नहीं मिलता, उनको टाइम पे सप्लाई नहीं मिलता और कभी कभी सप्लायर अच्छा माल नहीं भेजता। और तीसरी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, इनकी तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती थी, क्योंकि भाई माल रखने के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी इन्वेंट्री मैनेज हो जाती है। मीशो ने कहा हटाओ ये सब, आराम से बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ मैनेज करेंगे, आपको सिर्फ बेचना है। उसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ बिल्ड करी, इसको कहते हैं लोकल रिलेवेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पे केरला और दिल्ली का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 जगह जो है ये टोटली डिफरेंट है, यहाँ के रहन सहन टोटली डिफरेंट है। अगर आप केरला में जाके मीशो का ऐप ओपन करोगे ना एज अ सेलर, तो आपको वहाँ पे सारे के सारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकली रिलेवेंट प्रोडक्ट्स है, वो दिखाई देंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे वही माल चलता है। सिमिलरली अगर आप दिल्ली में मीशो का ऐप ओपन करोगे तो आपको आसपास के जो दिल्ली का जो सारा माल है ना, वो सब दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे वो माल ज़्यादा बिकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको केरला की साड़ी दिल्ली में पहननी हो तो वहाँ पे ये जो चीज़ है ये अलग तरीके से हो जाती है। लेकिन मैनुअली लोकल रिलेवेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मीशो के ऊपर ना ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो अपनी क्लोज सर्कल में या फिर अपनी नॉन सर्कल में ही ज़्यादा सेल करते हैं। मतलब जो लोग वुमेन है, स्पेशली वुमेन, लेडीज़ अपनी जो सर्कल है ना उसमें ज़्यादा सेल करती है। व्हाट्सएप के कैटलॉग शेयर करके अब अगर कोई लेडी दिल्ली की है तो उनके जो सर्कल के लोग हैं वो भी ज़्यादातर दिल्ली के ही होंगे। अब अगर कोई लेडी केरला की है तो वहाँ पे जो सारे सर्कल के लोग हैं वो भी केरला के ही होंगे। तो उनके लिए लोकली रिलेवेंट प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। सेलर्स की सेंट्रिसिटी के लिए ना सेलर्स को देनी पड़ती है फ्रीडम। मीशो के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रीडम है। पहला, प्रॉफिट की फ्रीडम। आप अपना प्रोडक्ट खुद सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करो और फिर उस कैटलॉग को आगे फॉरवर्ड कर दो और सेल करो आराम से। इसके अलावा आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट कौन सा बेचे, हमारे पास चॉइस नहीं है। ज़्यादातर जो लोकल सेलर्स होते हैं वो वही प्रोडक्ट बेच पाते हैं जिनके उनके पास सप्लायर्स होते हैं। लेकिन मीशो के ऊपर इतना ज़्यादा सप्लायर्स है, आज की डेट में 23 लाख से ज़्यादा सप्लायर्स मीशो के ऊपर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो चाहे वही माल बेच सकते हो। इसके अलावा शिपिंग के लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ये सब मीशो करके देगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ है ऑन ब्रांडिंग। जितने भी सेलर्स मीशो के ऊपर है, जितने भी रीसेलर्स मीशो के ऊपर है, वो अपनी ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, जो सप्लायर्स है वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मीशो पे सेल करते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई लेडी है, उसने एक छोटा अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया, अपना पर्सनल बॉटिक बना दिया, डिवाइन फैशन। अब वो व्हाट्सएप के थ्रू कैटलॉग शेयर कर रही है। जिन लोगों को वो कैटलॉग जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो तो उस ब्रांड को जानते हैं ना, डिवाइन फैशन को जानते हैं, तो वो डिवाइन फैशन से खरीद रहे हैं। लेडी का ब्रांड बन रहा है, लेडी पैसा कमा रही है और साथ साथ जो सप्लायर्स है मीशो के ऊपर जो सप्लाई करते हैं माल, वो भी पैसे बना रहे हैं। इसमें इनको एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आई और इसको इन्होंने सॉल्व किया लाइव इन्वेंट्री सिस्टम्स के थ्रू। बेसिकली होता क्या था, जो लोग रीसेलर्स है वो जब कैटलॉग भेजते थे ना लोगों को, तो लोगों के पास जब कैटलॉग जाता था कभी कभी वो माल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। अब रीसेलर्स को भी पता नहीं लगा कि वो माल आउट ऑफ स्टॉक है जब तक कि उसने चेक नहीं किया, और जिस बंदे के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा एज अ कैटलॉग, उसके लिए तो वो माल आउट ऑफ स्टॉक ही है। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि रीसेलर्स को वेट करना पड़ता था कि वो माल कब आएगा स्टॉक में और कब मैं इस बंदे को दोबारा से बताऊं कि वो माल आ गया है, लेना चाहो तो ले सकते हो। इस चीज़ को सॉल्व किया इन्होंने लाइव इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। मतलब अगर माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो बंदे को भी दिख जाएगा कि माल आउट ऑफ स्टॉक है।
रीसेलर्स को भी दिख जाएगा, और जब माल स्टॉक में आ जाएगा तो जिस बंदे को पहले से जो कैटलॉग सेंड किया हुआ है ना, उस बंदे के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि माल आ चुका है, और रीसेलर्स को भी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा कि स्टॉक में माल आ चुका है। अब आप आराम से इसको प्रमोट कर सकते हो। ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है हर बिजनेस के अंदर जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है। अगली स्ट्रैटेजी है कम्युनिटी मेंटरशिप। आप अमेजोन पे जाओ और अमेजोन के टॉप सेलर्स को एक बार अप्रोच करके ये पूछना कि भाई मेरे को ना अपना माल बेचने का है, प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो। उसी वक्त भगा देगा, ए निकल यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है, वहीं पे मीशो ऐसा नहीं है। मीशो के ऊपर अगर आप मीशो पे देखोगे, जो टॉप सेलर्स है वो हेल्प करते हैं जो न्यू सेलर्स है उनको मेंटर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपना माल बेच सकते हो, कैसे आप भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि मीशो एक कम्युनिटी एप्लीकेशन है, एक तरीके से है तो ये रीसेलिंग एप्लीकेशन, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड है। तो यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो सेलिंग कर रहे हो वो आप अपनी मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो। अगर मान लो एक सप्लायर है, उसके थ्रू माल आ रहा है, दो लोग बेचने वाले हैं, एक टॉप सेलर है और दूसरा न्यू सेलर है, तो भाई टॉप सेलर जितनी माल बेच सकता है बेच रहा है, क्योंकि वो मीशो पे नहीं बेचता ना, वो अलग जगहों पर मार्केट करके सेल कर रहा है। मीशो सिर्फ उसकी हेल्प करता है। और भाई जो बंदा नया सेलर है वो भी कहीं भी बेचे, जो टॉप सेलर है उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो टॉप सेलर्स है वो बहुत खुशी खुशी नए सेलर्स को हेल्प करते हैं। इनको उसके बदले में जो नए सेलर्स है कुछ रिवॉर्ड भी दे देते हैं, और साथ साथ जो टॉप सेलर्स है उनकी जो रिकॉग्निशन है, उनकी जो पब्लिसिटी है वो बढ़ती जाती है इससे। तो मीशो पे काटा काटी मारा मारी नहीं होती जैसे अमेजोन पे होती है। अगर आप अमेजोन पे देखो ना, तो अमेजोन के गिनती के जो ऊपर के 5-10 सेलर्स जो है, टॉप सेलर्स जो है, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोग धक्के खा रहे हैं। लेकिन मीशो पे ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा आ सकता है, नया हो पुराना हो टॉप का हो, एकदम स्टार्ट कर रहा हो, यहाँ पे वो आराम से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। और ये सारी चीजें हो पाई जब एक कम्युनिटी के अंदर एक मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्ड कर दिया। मीशो पे इतने सारे मेंटर्स आपको हेल्प करते हैं कि आप भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है और आपका भी कोई नुकसान नहीं है। और इसी प्रिंसिपल के चलते आज के टाइम में मीशो पे 1 करोड़ से भी ज्यादा रीसेलर्स है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसे क्रिएट कर रखा है ना, जो कम्युनिटी को सपोर्ट करता हो, इंडिविजुअल को नहीं। मीशो की प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब समझना था ना, तो अगली स्ट्रैटेजी समझो, प्रॉफिट एक्सीलरेशन। एक होता है प्रॉफिट कमा लो अभी, और एक होता है थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, बाद में मोटा तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। वही जियो वाला बिजनेस मॉडल। तो कैसे करेगा मीशो ये? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम थी मीशो की जो बताई नहीं थी, अब सुनो वो क्या है। पहली है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है फ्लोट मनी, तैरता हुआ पैसा। ये मीशो के पास आएगा कैसे? देखो, जब भी कोई रीसेलर्स माल बेचता है मीशो पे, तो जैसे ही उसका ऑर्डर डन हो जाता है ना, माल पहुंच जाता है बंदे के पास, तो उस रीसेलर्स को पेमेंट मिलती है 15 दिन के बाद उसके अकाउंट में, और जो सप्लायर है उसको भी पेमेंट मिल जाती है थोड़े से दिन के बाद। अब इतने दिन तक ये जो पैसा है, ये पैसा मीशो के पास पड़ा रहता है। जैसे जैसे मीशो के ऊपर सेलर्स बढ़ेंगे और ज़्यादा सेलर्स होंगे, तो ये जो पैसा है ये मीशो कलेक्ट करता है, 10-15 दिन तक अपने पास रखते हैं, ये बढ़ता जाएगा, करोड़ रुपए हो जाते हैं। और इतना सारा पैसा मीशो का फ्लोट मनी है, मतलब 15 दिनों तक ये पैसा मीशो के पास पड़ा हुआ है। अब 15 दिन के लिए मीशो इस पैसे को एज लोन दे सकता है बाकी लोगों को, और उनसे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और 15 दिन पे भी ना अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है जब आप करोड़ों रुपए लेंड करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है मीशो के लिए आने वाले टाइम में। दूसरा सुनो, मैन्युफैक्चरिंग। मीशो के पास ना इतना डेटा है कि कौन सा डिज़ाइन चलता है, कौन सा कलर चलता है, कितने प्राइस पे चलता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से सीजन में ज़्यादा बिकता है, कितना ज़्यादा बिकता है, कितना कम बिकता है, ये सारे डेटा मीशो के पास अभी से है। अब ये सारा डेटा मीशो ने कलेक्ट कर रखा है, इसका यूज करके मीशो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एंट्री लेगा। अब वहाँ पे एक तो क्योंकि वो बहुत बल्क में बनाएंगे, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, तो वो सस्ता दे पाएंगे। तो जो लोग सेल कर रहे हैं मीशो के ऊपर, जो रीसेलर्स है, ज़्यादा अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इससे मीशो को एक और फायदा हुआ, क्योंकि मीशो इतना बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और डेटा का यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मीशो की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम हो जाएगी।
अब क्योंकि मीशो को पता है ना भाई कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सीजन में चलता है, उसी सीजन में मैन्युफैक्चर करो। तीसरा है कंसल्टिंग। मीशो के पास इतना ज़्यादा डेटा है कि उसको सारी चीज़ें तो पता ही है। अब वो सारे सप्लायर्स को कंसल्ट करेगा, उनको बताएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए, किस प्राइस पे रखना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो किस टाइम पे ये ज़्यादा रखना चाहिए, कौन सी इन्वेंट्री है जो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए कि जिससे आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो फालतू में बढ़ती रहती है। भाई ये प्रोडक्ट मत रखो। ये सारी कंसल्टिंग मीशो प्रोवाइड करेगा अपने सारे सप्लायर्स को जो भी मीशो के ऊपर एज सप्लायर्स हैं। और इसके साथ साथ ये लोग रीसेलर्स को भी कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आगे चल के, क्योंकि इनके पास डेटा है। तो डेटा के बेसिस पे ये रीसेलर्स को भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। आप ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट करो, सेल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ से भी मीशो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा। और हाँ, कमीशन लेने के अलावा भी बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम है जो आप बिल्ड कर सकते हो और मीशो इसका श्योर शॉर्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये थी मीशो की बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना प्यार दर्शाइए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों को जो आगे चलकर बिजनेस करने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आदर और प्रेम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।